नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर है खास शो पूछता है इंडिया। मिडिल ईस्ट की बात करें, जहां पर बारूदी ब्लास्ट लगातार नजर आता है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अब जंग की तैयारियां कर ली हैं। अरब सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक अमेरिका के जंगी जहाज और फाइटर जेट्स तैनात हैं, तो वहीं ईरान ने भी पलटवार की तैयारियां कर ली। हालांकि दोनों देशों के बीच में बातचीत की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है, लेकिन इसी बीच समंदर में हुई कुछ कार्रवाइयों से मिडिल ईस्ट में जंग भड़कने की आशंका और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब अमेरिका के फाइटर जेट ने समंदर में ईरान का एक ड्रोन मार गिराया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के तट से करीब 800 किलोमीटर दूर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से गुजर रहा था और इसी दौरान एक ड्रोन आता है यूएसएस अब्राहम लिंकन की तरफ। दावा किया जाता है उसके बाद में यूएस नेवी ने अपने F-35C फाइटर जेट से उसे टारगेट किया। फाइटर जेट ने उड़ान भरी और शाहिद 139 ड्रोन को ध्वस्त कर दिया। इस पूरे मामले में ईरानी मीडिया का अपना अलग दावा है। एक ड्रोन को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में निगरानी के लिए भेजा गया था, ये उनकी तरफ से कहा जाता है। इससे ईरान के करीब सैन्य गतिविधियों की रियल टाइम जानकारी बेस को भेजी। इस दौरान बेस का ड्रोन से संपर्क टूटा। अब खबरें तो ये भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका के झंडे वाले ऑयल टैंकर को रोकने के लिए एक तरह से कोशिश की गई थी। अब बताया ये भी जा रहा है कि 50 कैलिबर मशीन गनों से लैस ईरान की 6 स्पीड बोट्स टैंकर के करीब पहुंची और उसे रुकने को कहा गया। हालांकि खबर तो अब ये भी है कि तब तक टैंकर ने स्पीड बढ़ा दी और बाद में अमेरिकी जंगी जहाजों ने उसे सुरक्षा दी। अब इससे पहले ब्रिटेन की यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसीज ने भी बड़े आरोप लगाए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक व्यापारिक जहाज को रोकने की कोशिश की गई थी। समंदर में जो वारदात हुई उससे अमेरिका और ईरान के बीच अब तनाव बढ़ता हुआ नजर आता है। हालांकि दोनों ही देश बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। अब अमेरिका और ईरान के बीच में शुक्रवार को ओमान में चर्चा हो सकती है, ऐसी भी तमाम संभावनाएं यहां पर जताई जा रही हैं। तेहरान ने तुर्की की जगह पर ओमान में बातचीत करने के लिए गुजारिश की। ईरान का तो यहां तक कहना है कि बातचीत केवल उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम तक ही सीमित रहनी चाहिए। ईरान का साफ तौर पर यह कहना है कि उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी। ईरान अपनी क्लियर कट शर्तों के साथ में चर्चा में शामिल होगा। अमेरिका की ओर से स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची चर्चा में शामिल हो सकते हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इस दौरान पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मिस्र और यूएई के प्रतिनिधि भी मौजूद रह सकते हैं, लेकिन सूत्रों का दावा है कि ईरान अमेरिका के साथ सिर्फ द्विपक्षीय वार्ता ही चाहता है। इसके अलावा और किसी भी चीज का पर्सनल इंटरेस्ट ईरान का नहीं है और ना ही वो हस्तक्षेप करने देगा। अब अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन खबरें तो ये भी हैं कि इजराइल ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी रोक लगाना चाह रहा है। अब उसे आशंका है कि अगर जंग के दौरान ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश की तो उसका आयरन डोम भी फेल हो सकता है। फिलहाल साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अमेरिका और ईरान बातचीत के लिए तैयार हैं। हालांकि ट्रंप ने कह दिया है कि अगर बातचीत विफल हुई तो हमला निश्चित है और ऐसे में सवाल ये कि क्या ये जंग होगी, क्योंकि इसके परिणाम बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इसके हर पहलू पर जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट होगा उनसे। लेकिन सवाल, क्या अमेरिका और ईरान के बीच में विवाद बढ़ रहा है या फिर उसके मुद्दे सुलझते हुए नजर आते हैं? क्या ईरान सरकार अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करेगी? क्या अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले का प्लान छोड़ देंगे? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का जो पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, ये जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ मेरे साथ में कनेक्टेड है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय भी मेरे साथ में है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही भी हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर करुणा शंकर भी हमारे साथ में कनेक्टेड हैं और जल्द ही विदेश मामलों की जानकार भी हमारे साथ में कनेक्ट होंगे। आप सभी खास मेहमानों का इस पूरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत यूके देवनाथ जी मैं आपसे करना चाह रही हूँ।
यूएसएस इब्राहिम की तरफ बढ़ता हुआ एक ड्रोन और उस ड्रोन को एक तरह से टारगेट करके ध्वस्त करने का अमेरिका का अपना दावा। और ये ड्रोन भी कोई ऐसा वैसा नहीं, भले ही ईरान इसे एक तरह से सर्विलांस या ये कहा जाए कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन जानने वाला एक ड्रोन बता रहा है, लेकिन शाहिद 139 और ईरान की ताकत को दर्शाता है, ये आप और हम सभी जानते हैं। आखिर ये किस तरह का एक्शन है और क्या ये परिस्थितियों को एस्केलेट कर रहा है सर? हाँ नैना, देखिए, जब भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर दुश्मन की तरफ बढ़ता है, इस एग्जाम्पल में जैसे अब्राहम लिंकन अगर वो अरब सागर में उत्तर अरब सागर की तरफ बढ़ रहा है और ईरान से महज 1000 किलोमीटर दूर है, शायद 800 किलोमीटर दूर है, तो जाहिर बात है कि एयरक्राफ्ट कैरियर अकेला नहीं जाता है। जो पॉलिसी या टैक्टिक्स फॉलो की जाती है वो है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर के सामने की तरफ, तटीय क्षेत्र की तरफ 4, 6 या 8 क्रूजर्स, फ्रिगेट्स या डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स और रेडार्स होते हैं। इस हालात में क्या होता है कि जो ये फॉरवर्ड स्क्रीन जो होती है, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर से 200 या 300 किलोमीटर आगे होती है, ये पहले से ही ईरान से आने वाले ड्रोन को पिकअप कर लेते हैं, इनके जो सर्विलेंस रेडार है। फिर जो लोकल कमांडर है वो डिसाइड करता है कि उसको किस तरह से जो इनकमिंग ड्रोन है, थ्रेट, खतरा जो है, उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, एंटी एयरक्राफ्ट गन फायर करके या किसी फॉरवर्ड एयर डिफेंस शिप से एक मिसाइल फायर करके, या एयरक्राफ्ट कैरियर में जो F-35 विमान है उसको लॉन्च करके एयर टू एयर मिसाइल से शूट डाउन करना। अभी इस केस में अमेरिका यह कह रहा है कि उनके F-35 ने इस ईरानियन ड्रोन को शूट डाउन किया। ऐसा युद्ध क्षेत्र में बहुत ही होना लाजमी है, लेकिन इसके पॉलिटिकल रिपरकशन को समझना पड़ेगा। पॉलिटिकल रिपरकशन ये है कि शुक्रवार के दिन जो बातचीत ओमान में होनी है, क्या उस पर कोई खलल पड़ेगी? फिलहाल अमेरिका ने अपनी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं दिया है। लगता है कि अमेरिका बातचीत करना चाहता है शुक्रवार के दिन, और ईरान ने भी अपनी तरफ से इस घटना को, ड्रोन शूट डाउन के घटना को अंडर प्ले किया है, जो कि दिखाता है कि ईरान भी शुक्रवार के दिन बातचीत करने के लिए प्रस्तुत हो रहा है। जी 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 सर, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, जिस तरह से अभी हालात हैं, मुलाकात होगी, क्या मुलाकात में कोई बीच का समाधान निकलेगा, ये देखने वाली बात है। सहाय जी, आपसे जरा समझने की कोशिश कर रही हूँ। भले ही दोनों तरफ देशों की तरफ से कहा जा रहा है, हालांकि अमेरिका भी हमला करने से बच रहा है, क्या वजह है ये इस पर तो हम चर्चा करते रहे हैं, लेकिन एक तरह से हमला हुआ कुछ समय पहले, सिलसिलेवार बम धमाके, भले ही वो इंटरनल कियोस्क की तरफ से एक तरफ से हुए हों, और अब एक तरह से कहा जाए कि ड्रोन अटैक या ड्रोन को टारगेट करके ध्वस्त करने की बात कही गई, ईरान ने ड्रोन भेजा। ये सारी परिस्थितियां एक तरह से उसी तनाव को दर्शाती हैं। क्या अभी भी हमले वाली सिचुएशन है या बातचीत के जरिए सिचुएशन को संभालने की कोशिश होगी और ये सिर्फ आंखें दिखाने की रणनीति है और कुछ नहीं? नैना फ्लैश पॉइंट पे है। मैंने कल भी बोला था, आई बॉल टू आई बॉल खड़ी हैं दोनों सेनाएं, और फ्लैश पॉइंट है। कोई भी छोटा सा इंसिडेंट कैन कन्वर्ट इनटू अ टोटल वॉर, ऑल आउट वॉर। तो इसको अंडर प्ले नहीं करना पड़ेगा। काफी मेजर डेवलपमेंट था, लेकिन एज ऑफ नाउ, एज वी टॉक, ये सिचुएशन रिजॉल्व दिखती है, क्योंकि दोनों पार्टीज ने, अमेरिका ने बोला हमने एक डिफेंसिव पोस्चर में उसको शूट किया है बिकॉज इट वाज एग्रेसिवली कमिंग टुवर्ड्स अस, आवर शिप बैटल ग्रुप की तरफ आ रहा था, यूएसएस, और ईरान ने बोला कि उस ड्रोन का जो मिशन था वो अकम्प्लिश हो गया। तो अपेरेंटली वो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस गैदरिंग के कवर में ऑपरेट कर रहा होगा। उनकी पूरा इख्तियार है कि इंटरनेशनल वाटर में वो इस तरह के एक्सरसाइजेस करते रहे। लेकिन ये जो इनका मिशन अकम्प्लिश्ड वाला स्टेटमेंट है, उसको थोड़ा और करीब से देखना पड़ेगा, बिकॉज इस ड्रोन से हमारे पास ये इनपुट नहीं है वो कितनी दूर तक आया था, या यूएस शिप लिंकन के कितना दूर था। वो जो भी डेटा विद द अवेलेबल नॉलेज, वो जो भी डेटा कलेक्ट कर सकता था रिगार्डिंग द फ्लीट साइज, द मूवमेंट्स, उससे कहीं एडवांस डेटा मेरी समझ से ईरान के पास ऑलरेडी चाइनीज सैटेलाइट से या रशियन सैटेलाइट से करंट मिल रही होंगी। तो क्या ये एक प्रोब था या एक इंस्टिगेशन था? क्योंकि कल सब कुछ तय होने के बाद कि वार्ता फ्राइडे को होगी, तुर्की में होगी, अंकारा या समवेयर, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स का वो डेलीगेशन जो इस बात में शामिल होने के लिए आया था, वो इजराइल जाते हैं।
और इजराइल ने टेबल पे अपनी 3 डिमांड्स रखी कि दे डोंट वांट एनीथिंग लेस देन 3 नोज फ्रॉम ईरान। ये यूएस ईरान की जो वार्ता होने वाली थी। फर्स्ट, नो न्यूक्लियर प्रोग्राम, सेकंड, नो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, एंड थर्ड, नो असिस्टेंस टू हमास और अदर सिमिलर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स अगेंस्ट इजराइल। तो ये बहुत मेजर डिमांड उन्होंने रख दी थी, और ये दिस वाज कॉन्ट्रेरी टू व्हाट ईरान वाज सेइंग कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम पे तो बात कर लेंगे लेकिन और किसी पे बात नहीं होगा, नंबर 1, और ये सिर्फ बायलैटरल मीटिंग होगी। लेकिन इस इजरायली डेलीगेशन के साथ जो यूएस डेलीगेशन की मीटिंग हुई है उसके बाद अचानक उन्होंने अपना स्टैंस चेंज किया, बोला हम तुर्की में नहीं मिलना चाहते हैं, 3rd प्लेस पे, और इस पे अभी कोई डिसीजन नहीं आया। तो क्या वो एक टाइम बाइंग टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं? वी रियली डोंट नो। और अभी की बात करें तो अभी भी ये नहीं पता है कि फ्राइडे को ये मीटिंग होगी या नहीं होगी। और इस बीच ये डेवलपमेंट, और कुछ इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज कह रही हैं नैना कि देयर आर 2 ड्रोन्स व्हिच वर शॉट। एक और बहुत क्यूरियस एलिमेंट ये है कि एक ड्रोन को शूट करने के लिए नेवल मरीन F-35, आई मीन ये बहुत यूनिक है। इनके पास बहुत से प्रिसिशन मिसाइल्स हैं ग्राउंड टू एयर, फिर भी इन्होंने एक F-35 लॉन्च किया टू टेक डाउन ड्रोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ये बहुत क्यूरियस है। आई रियली डोंट नो इसके पीछे का क्या टैक्टिक्स होगा इनका। जी 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 जी, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, अभी तो जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं पिछले 2 दिनों से, और आने वाले 2 दिन भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि खासतौर से मीटिंग की बात कही जा रही है। लेकिन संजीत सिरोही जी, जो मीटिंग के वेन्यू की बात है, एक तरफ यहाँ पर ये कहा जाए कि ईरान का जो शाहिद 139 को ध्वस्त करने की बात कर रहा है यूएस, और ईरान ये बड़ा दावा कर रहा है कि भाई ये निगरानी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो हमने चीन के भी एक रिसर्च शिप को यहाँ पर मौजूद देखा है अरब सागर में, उसको लेकर भी बड़ी चर्चा है। लेकिन सर, इन सबसे अलग जो वेन्यू की बात है, कहा यह जा रहा है ईरान ने वेन्यू इस्तांबुल से ओमान शिफ्ट कराने की मांग की। क्या ये एक तरह से ये कहा जाए वीकनेस दिखा रहा है ईरान की, या अमेरिका की एक बड़ी टैक्टिक्स है, प्रेशर टेक्निक वो हमेशा से जो अपनाता है, और वही तस्वीर यहाँ पर एक तरह से स्टैब्लिश हो रही है? देखिए नैना जी, आपको ये समझना है कि पिछली बारी जब जून में हमला हुआ था, 12 दिन की लड़ाई हुई थी, उससे पहले जो टॉक्स चल रही थी अमेरिका की और ईरान की, वो जो है ओमान में चल रही थी, मस्कट में टॉक्स चल रही थी। तो ईरान वहाँ पे कंफर्टेबल फील कर रहा था। लेकिन अब जो है ये टॉक्स जो है बोल रहे हैं कि तुर्की में होगी, और जैसा हमको मालूम है तुर्की और ईरान के जो है आपस में संबंध जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि उन बातों को मद्देनजर रखते हुए ईरान ने जो है तुर्की के लिए मना कर दिया, नंबर 1। नंबर दूसरा, आप देखिए कि फॉर्मेट को भी चेंज करने की कोशिश की गई है। ईरान नहीं चाहता, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे जो बुलाया जा रहा है, इजिप्ट, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया जा रहा है, और ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं ये यूनाइटेड स्टेट्स के एलाइज हैं। तो ईरान नहीं चाहता कि यूनाइटेड स्टेट्स के एलाइज भी वहां पे आए और उसके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की जाए। तो इसलिए उन्होंने फॉर्मेट को चेंज किया। उन्होंने बोला बायलैटरल टॉक्स होगी, सिर्फ उसमें अमेरिकन और जो है ईरानियंस बात करेंगे, बाकी कोई और बात नहीं करेगा। वो उन्होंने दूसरी चीज की है। तीसरी चीज जो उन्होंने की है, जो जैसा कि अभी कैप्टन साहब बता रहे थे, जो उनकी 3 डिमांड है, वो इजराइल की डिमांड है या वो डोनाल्ड ट्रंप की डिमांड है, इसमें भी अभी कॉन्ट्रडिक्शन है कि इजराइल ने रखी है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की डिमांड है कि 0% एनरिचमेंट होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर, और जो प्रॉक्सीज है उनको जो है जो सपोर्ट है उसको एंड करना चाहिए। इसमें ईरान ने साफ कर दिया है कि पहली बात तो ओमान में होगी बातचीत, मस्कट में, नंबर 1। नंबर दूसरा जो है बातचीत होगी वो बायलैटरल होगी और कोई वहां पे शामिल नहीं होगा। और तीसरा जो है बातचीत जो सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बातचीत की जाएगी, ना तो प्रॉक्सीज पे की जाएगी और ना ही जो है इसके मिसाइल्स के ऊपर की जाएगी, क्योंकि जो पेच फंसा हुआ है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम का पेच नहीं फंसा हुआ है, पेच फंसा हुआ मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर। लेकिन सर ये तो ईरान को पता है की इच्छा है ना, ये तो ईरान की इच्छा है। अमेरिका के तो पर्सनल उसके अपने मुद्दे अलग हैं, 4 में से 2 शर्त, लेकिन उसमें खासतौर से चाहे बात प्रॉक्सीज की हो या फिर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की बात हो। नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इसमें जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ईरान तैयार है। ईरान नहीं चाहता कि हम जो, ईरान ने साफ कर दिया कि हम जो है पीसफुल पर्पसेस के लिए यूरेनियम को यूज करेंगे। जहां तक प्रॉक्सीज का सवाल है, प्रॉक्सीज तो ऑलरेडी उनकी कमर टूट गई है, हिजबुल्लाह की कमर टूट गई, हौतीस की
टूट गई और हमास की टूट गई, तो वो भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जहां पे बात अटकेगी या अटकने की जो है आशंका है वो मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर है, क्योंकि ईरान के पास सिर्फ एक मिसाइल प्रोग्राम ऐसा है जो कि एक डिटरेंस का काम करता है, चाहे वो इजराइल की तरफ से हो, चाहे वो अमेरिका को हो, और चाहे ही जो बाकी देश हैं जहां पे अमेरिकन बेसिस है मिडिल ईस्ट में, सबको खतरा ईरान की मिसाइल से है। क्योंकि न्यूक्लियर का तो उनको पता है कि अभी उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, और जहां तक प्रॉक्सीज है वो भी जो है अब खत्म हो चुके हैं। तो ये जो मिसाइल प्रोग्राम है, अमेरिका चाहता है किसी तरीके से इस मिसाइल प्रोग्राम को बंद कर दिया जाए, और मुझे लगता है कि ईरान इस शर्त को कभी भी नहीं मानेगा। तो जो ये टॉक्स होने की है कि टॉक्स होंगी, कहां पे होंगी, कौन कौन शामिल होगा, उसमें भी अभी क्वेश्चन मार्क है। अभी देखा जाएगा क्या होता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके पहले जिस तरह से ये हमले की तस्वीर नजर आती है, ऐसा लग रहा है कि ये फुल स्केल वॉर ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है। शंकर जी, यही सवाल मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ। एक तरफ यहाँ पर पीसफुल टॉक की बात होती है, उसके पहले यहाँ पर यूएस की तरफ से एक ड्रोन मार गिराया जाता है, ईरान की तरफ से भी ऐसी कोई कार्रवाई या जवाब देने की बात होती है, और ये कहा जाए कि इस दौरान समंदर में टैंकर इंसिडेंट हो जाता है। ये तमाम जो परिस्थितियां बन रही हैं, ये जो इंसिडेंट है, ये डेलिब्रेट वे में प्रोवोकेशन के तौर पर नजर आ रहा है, या फिर ये कहा जाए कि यूएस की तरफ से जो एक्शंस की बात है वो ओवर रिएक्शन के तौर पर है। फुल स्केल वॉर ट्रिगर होने की संभावना इस तरह की परिस्थितियों में बनती हुई नजर आती है क्या? देखिए, युद्ध जी मुझसे पूछा है। जी जी शंकर जी, हाँ जी। मैं कह रहा था कि युद्ध की पूरी परिस्थिति बनी हुई है, और मुझे लग रहा है कि अमेरिका के पास जैसे लेजर वीपन्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम बहुत पावरफुल है उसके युद्धपोतों पर जो लगा हुआ है, इसके बावजूद उनका प्रयोग न करके F-35 का प्रयोग करके ड्रोन को मार गिराया। एक डोनाल्ड ट्रंप का एक खेल ये भी हो सकता है कि ईरान को बातचीत का हवाला दे करके उसमें फंसा करके अगर उनको हमला करना होगा तो शनिवार या रविवार की रात को करेंगे, क्योंकि आमतौर पर अमेरिका उसी दिन हमला करता है जिससे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट पर अगले दिन कोई बड़ा फर्क न पड़े। तो उनका एक तर्क ये भी रहता है। दूसरी बात आप देखिए कि अभी जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि ईरान जो है इसके लिए तैयार है कि वह न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ सकता है, क्योंकि पिछले साल जो अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है न्यूक्लियर वेपन्स का वो काफी हद तक डैमेज हो गया है, तो उसको फिर से खड़ा करना आसान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वह छोड़ने के लिए वह तैयार है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स का उनका जो भंडार है, और पिछले साल आपने देखा होगा जब उन्होंने इजराइल पर हमला किया तो पहले उन्होंने ड्रोन अटैक किए और उसमें एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खर्च करवा दी, और जब इन्होंने एक्चुअल बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया इजराइल पर, इजराइल बहुत सारी मिसाइलों को रोक नहीं पाया क्योंकि उसकी मिसाइलें धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तो ऐसे अवसर पर यह कहा जा सकता है कि अभी भी ईरान के पास मिसाइलों का जो भंडार है वह इजराइल का काफी नुकसान कर सकता है। अमेरिका और इजराइल हर हाल में चाहेंगे कि मिसाइल प्रोग्राम इसका सीमित किया जाए ईरान का, लेकिन ईरान इसके लिए अगर तैयार हो जाएगा तो वह पूरी तरह से निहत्था हो जाएगा, और वैसी स्थिति में उसकी एक प्रकार से जो संप्रभुता है वह भी खतरे में पड़ सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान किसी भी शर्त पर अपना मिसाइल प्रोग्राम छोड़ने के लिए राजी होगा। ऐसी स्थिति में देर सवेरे मानकर चलिए कि यह युद्ध होना है, इसको टालना लगभग असंभव दिखाई दे रहा है। यानी एक तरह से ये टाइम बाइंग वाली सिचुएशन है, अगर यहाँ पर पीस टॉक की बात भी कही जाती है, लेकिन ये पीस टॉक क्या वाकई में पीस टॉक नजर आ रहा है? संजीव जी, वही बात जो यहाँ पर करुणा शंकर उपाध्याय जी भी कह रहे हैं कि भाई ये टाइम बाइंग की एक तस्वीर है, युद्ध आने वाले वक्त में होगा, अमेरिका अपना दबाव बनाएगा, और यही वजह है कि अगर लोकेशन या ये कहा जाए कि वेन्यू चेंज करने की बात हो रही है तो ईरान भी बखूबी इस बात को मानता है। देखिए नैना जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रंप प्रशासन का ईरान के विरुद्ध चलाया जाने वाला जो मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन है वो लगातार जारी है, और वो लगातार गहरा हो रहा है। अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ईरान के ऊपर एक मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन चलाया था, और उसके ऑयल के ट्रेड को बिल्कुल नेग्लिजिबल कर दिया था, और ये विश्व को ऑयल ट्रेड को ईरान को करने से रोक दिया था। और जाहिर है कि उसके बाद अभी जब दूसरे कार्यकाल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि इस इस्लामिक रिजीम को कैसे कमज़ोर किया जाए और इसका कैसे कोलैप्स कराया जाए,
तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसके लिए अब विशेष एफर्ट्स ले रहा है और ईरान की जो आंतरिक जो अस्थिर स्थितियां हैं, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो सामाजिक स्थिति हो, सभी का लाभ अधिक से अधिक उठाने के लिए, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस प्रेशर कैंपेन को और अधिक तेज कर रहा है। और इसी वजह से एक बहुत ही एग्रेसिव मिलिट्री बिल्डअप अमेरिका ने अरेबियन सी में वर्तमान समय में कर रखा है। और इस तरीके की जो इंसिडेंट्स जिसमें कि यदि ईरान एग्रेसिव पोस्चर को दिखाता है, जैसे कि उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में एक यूएस क्रूड शिप को हरास करने की कोशिश की, और उसी तरीके से एग्रेसिव तरीके से ईरान के जिस ड्रोन ने जिस तरीके से यूएसएस अब्राहम लिंकन को अप्रोच किया, तो अमेरिका उसने रिस्पॉन्ड किया है। एक तरफ यहाँ पर पीसफुल टॉक की बात होती है, उसके पहले यहाँ पर यूएस की तरफ से एक ड्रोन मार गिराया जाता है, ईरान की तरफ से भी ऐसी कोई कार्रवाई या जवाब देने की बात होती है, और ये कहा जाए कि इस दौरान समंदर में टैंकर इंसिडेंट हो जाता है। ये तमाम जो परिस्थितियां बन रही हैं, ये जो इंसिडेंट है, ये डेलिब्रेट वे में प्रोवोकेशन के तौर पर नजर आ रहा है, या फिर ये कहा जाए कि यूएस की तरफ से जो एक्शंस की बात है वो ओवर रिएक्शन के तौर पर है? फुल स्केल वॉर ट्रिगर होने की संभावना इस तरह की परिस्थितियों में बनती हुई नजर आती है क्या? देखिए, युद्ध जी मुझसे पूछा है। जी जी शंकर जी, हाँ जी। मैं कह रहा था कि युद्ध की पूरी परिस्थिति बनी हुई है, और मुझे लग रहा है कि अमेरिका के पास जैसे लेजर वीपन्स है, एयर डिफेंस सिस्टम बहुत पावरफुल है उसके युद्धपोतों पर जो लगा हुआ है, इसके बावजूद उनका प्रयोग न करके F-35 का प्रयोग करके ड्रोन को मार गिराया। एक डोनाल्ड ट्रंप का एक खेल ये भी हो सकता है कि ईरान को बातचीत का हवाला दे करके उसमें फंसा करके अगर उनको हमला करना होगा तो शनिवार या रविवार की रात को करेंगे, क्योंकि आमतौर पर अमेरिका उसी दिन हमला करता है जिससे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट पर अगले दिन कोई बड़ा फर्क न पड़े, तो उनका एक तर्क ये भी रहता है। दूसरी बात आप देखिए कि अभी जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि ईरान जो है इसके लिए तैयार है कि वह न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ सकता है, क्योंकि पिछले साल जो अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है न्यूक्लियर वेपन्स का वो काफी हद तक डैमेज हो गया है, तो उसको फिर से खड़ा करना आसान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वह छोड़ने के लिए वह तैयार है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स का उनका जो भंडार है, और पिछले साल आपने देखा होगा जब उन्होंने इजराइल पर हमला किया तो पहले उन्होंने ड्रोन अटैक किए और उसमें एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खर्च करवा दी, और जब इन्होंने एक्चुअल बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया इजराइल पर, इजराइल बहुत सारी मिसाइलों को रोक नहीं पाया क्योंकि उसकी मिसाइलें धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तो ऐसे अवसर पर यह कहा जा सकता है कि अभी भी ईरान के पास मिसाइलों का जो भंडार है वह इजराइल का काफी नुकसान कर सकता है। अमेरिका और इजराइल हर हाल में चाहेंगे कि मिसाइल प्रोग्राम इसका सीमित किया जाए ईरान का, लेकिन ईरान इसके लिए अगर तैयार हो जाएगा तो वह पूरी तरह से निहत्था हो जाएगा, और वैसी स्थिति में उसकी एक प्रकार से जो संप्रभुता है वह भी खतरे में पड़ सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान किसी भी शर्त पर अपना मिसाइल प्रोग्राम छोड़ने के लिए राजी होगा। ऐसी स्थिति में देर सवेरे मानकर चलिए कि यह युद्ध होना है, इसको टालना लगभग असंभव दिखाई दे रहा है। यानी एक तरह से ये टाइम बाइंग वाली सिचुएशन है, अगर यहाँ पर पीस टॉक की बात भी कही जाती है, लेकिन ये पीस टॉक क्या वाकई में पीस टॉक नजर आ रहा है संजीव जी? वही बात जो यहाँ पर करुणा शंकर उपाध्याय जी भी कह रहे हैं कि भाई ये टाइम बाइंग की एक तस्वीर है, युद्ध आने वाले वक्त में होगा, अमेरिका अपना दबाव बनाएगा, और यही वजह है कि अगर लोकेशन या ये कहा जाए कि वेन्यू चेंज करने की बात हो रही है तो ईरान भी बखूबी इस बात को मानता है। देखिए नैना जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रंप प्रशासन का ईरान के विरुद्ध चलाया जाने वाला जो मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन है वो लगातार जारी है, और वो लगातार गहरा हो रहा है। अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ईरान के ऊपर एक मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन चलाया था, और उसके ऑयल के ट्रेड को बिल्कुल नेग्लिजिबल कर दिया था, और ये विश्व को ऑयल ट्रेड को ईरान को करने से रोक दिया था। और जाहिर है कि उसके बाद अभी जब दूसरे कार्यकाल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि इस इस्लामिक रिजीम को कैसे कमज़ोर किया जाए और इसका कैसे कोलैप्स कराया जाए, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसके लिए अब विशेष एफर्ट्स ले रहा है। और ईरान की जो आंतरिक जो अस्थिर स्थितियां हैं, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो सामाजिक स्थिति हो, सभी का लाभ अधिक से अधिक उठाने के लिए, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस प्रेशर कैंपेन को और अधिक तेज कर रहा है।
और इसी वजह से एक बहुत ही एग्रेसिव मिलिट्री बिल्डअप अमेरिका ने अरेबियन सी में वर्तमान समय में कर रखा है। और इस तरीके की जो इंसिडेंट्स जिसमें कि यदि ईरान एग्रेसिव पोस्चर को दिखाता है, जैसे कि उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में एक यूएस क्रूड शिप को हरास करने की कोशिश की, और उसी तरीके से एग्रेसिव तरीके से ईरान के जिस ड्रोन ने जिस तरीके से यूएसएस अब्राहम लिंकन को अप्रोच किया, तो अमेरिका उसने रिस्पॉन्ड किया है। लेकिन एट द सेम टाइम हम जानते हैं कि बातचीत की भी कोशिशें चल रही हैं, ओमान में होती है या टर्की में होती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ईरानियन न्यूक्लियर डील से जब बाहर आए थे 2018 में, तो उन्होंने इसी बात की शर्त रखी थी ईरान के सामने कि आपको 3 चीजों पर कार्य करना पड़ेगा। सिर्फ हम न्यूक्लियर डील इस आधार पर नहीं कर सकते कि आप यूरेनियम में डिपेंड नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने आपके जो बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्रोग्राम है और आपका जो रीजनल बिहेवियर है, जो टेरर प्रॉक्सीज को सपोर्ट करने का जो ईरान कार्य करता है, आतंकवादियों के आधार पर अपने मंसूबों को हासिल करने की कोशिश करता है, सब पर लगाम लगानी होगी। और यही जो पॉइंट है वो डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन संजीव जी, एक और बात बड़ी दिलचस्प है ना, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि भाई डील हुई तो अच्छा है, वरना बैड थिंग्स होंगे, यानी कि बुरी परिस्थितियां बनेगी। ये ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप का वही क्लासिक अंदाज है, एक तो प्रेशर बनाओ या फिर ये कहा जाए डील डोर ओपन रखो, और दोनों में से विन विन कंडीशन अमेरिका हर चीज हर परिस्थिति अपने साथ में लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या ईरान इसके लिए तैयार है? देखिए, ईरान के लिए उसका जो बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम है वो उसके लिए डेटरेंस के जैसा है, और ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम 15 वर्ष पीछे ऑलरेडी चला गया है, और उसके जो 3 जो न्यूक्लियर जो सबसे बड़े ठिकाने थे उसको अमेरिका ने जाहिर है कि उसको तबाह बर्बाद कर दिया है। और ईरान के जो टेरर प्रॉक्सीज हैं उनको भी इजराइल और अमेरिका और इजराइल ने विशेष रूप से बड़ी कार्रवाइयां करते हुए ध्वस्त कर दिया है। तो ईरान के लिए ये बेहद मुश्किल होगा कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बड़ा कंसेशन दे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल की ईरान के संदर्भ में वर्तमान स्थितियों में सबसे बड़ी मंशा ये है कि वो इस्लामिक रिजीम को कैसे अधिक से अधिक कमजोर किया जाए और इसका कोलैप्स कराया जाए, इसका पतन कराया जाए। यही अमेरिका और इजराइल की सबसे बड़ी मंशा है, और इसको हासिल करने के लिए वो अगर प्रोवोकेशन का भी सहारा लेना होगा, कहीं भी अमेरिका को कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, ईरान ने अगर कुछ ऐसे मिस स्टेप्स लिए तो उसका इस्तेमाल करते हुए अमेरिका उसके प्रिटेक्स्ट पर एक बड़ा हमला कर सकता है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से मीना जी कहना चाहता हूँ, जहां तक बूट्स ऑन द ग्राउंड के ऑपरेशंस हैं, लार्ज स्केल ग्राउंड अटैक की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ऐसा करने जा रहा है। अमेरिका एक लार्ज स्केल एरियल स्ट्राइक्स कंडक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं करेगा, क्या वजह है उसकी? रीजन बहुत स्ट्रेट एंड सिंपल है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो पिछले अनुभव बूट्स ऑन द ग्राउंड के ऑपरेशंस के रहे हैं वो अच्छे नहीं रहे हैं। अभी आप देखिए, इराक में 2003 में उन्होंने सद्दाम हुसैन की रिजीम को तो टॉपल कर दिया, सद्दाम हुसैन को कैप्चर भी कर लिया गया, उसे बाद में फांसी भी दे दी गई। लेकिन अमेरिका को वहां पर अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड के ऑपरेशन का जो क्लोजर है उसको करने में 1 दशक का लगभग समय लगा, और 4400 अमेरिकी सैनिकों ने अपनी जानें गंवाई कम से कम, और कितने तो उसमें घायल हुए और कितने के हाथ कटे, पैर कटे, वो अलग आंकड़ा है। उसी तरीके से तालिबान की रिजीम को तो अमेरिका ने अपने ऑपरेशंस के माध्यम से, अपनी ट्रूप्स के माध्यम से, ग्राउंड ऑपरेशंस के माध्यम से तो टॉपल किया और उसको समाप्त कर दिया। और लेकिन अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलने में 20 वर्षों का समय लगा, और निकले कैसे? रातों रात वहां से भागना पड़ा, अपना सारा साजो सामान छोड़ छाड़ करके भागना पड़ा। तो ये जो पूरी अमेरिका के बूट्स ऑन द ग्राउंड के ऑपरेशन के जो पिछले अभी अनुभव रहे हैं पिछले 2-3 दशकों के, वो अच्छे नहीं रहे। वैसे भी पहले भी आप वियतनाम वॉर को भी ले सकते हैं। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका ने अपने पिछले गलतियों से लेसन्स लिए हैं, लेकिन अमेरिका के पास वो एरियल स्ट्राइक करने की जो बड़ी कैपेबिलिटीज मौजूद हैं, जिसके के माध्यम से वो ईरान को सिग्निफिकेंट डैमेज कर सकता है। लेकिन ये भी कितना दिलचस्प हो जाता है। देखिए अमेरिका, जी अच्छा, आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। एक बात मैं और कहूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान के अंदर कोई बड़े स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को, जिसमें कि किसी हाई वैल्यू टारगेट को हिट करने के लिए कर सकता है, जिसमें जाहिर है कि खामनाई टॉप मोस्ट टारगेट होंगे। और उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने 3 जनवरी 2020 को बगदाद में ईरान की IRGC के कुछ फोर्सेस के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी को जिस तरीके से एलिमिनेट किया था, उस तरीके के ऑपरेशन भी अमेरिका कर सकता है। ड्रोन स्ट्राइक के माध्यम से
अमेरिका किसी हाई वैल्यू टारगेट को हिट कर सकता है। ठीक है, तो ये जो जिसमें ऑप्शंस हैं टारगेट जो है जिसमें मुख्य अमेरिका के खाम नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये कहा जाए रिजीम चेंज करना तो उनकी एक तरह से मंशा ही है, डोनाल्ड ट्रंप हो या अमेरिकी डीप स्टेट्स तमाम एजेंसीज की। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका खुद को कहता है, सबसे चाहे बात आर्थिक लिहाज से हो, सैनिक क्षमता के लिहाज से हो, हर रूप में अपने आप को सबसे मजबूत बताता है, लेकिन युद्ध के लिहाज से उसका ये कहा जाए इतिहास बहुत ही ज्यादा काला है। क्या यूकी देवना जी यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप सीधे अटैक करने या सीधे जंग से बार बार बचते हैं, और यही वजह है कि भले ही ईरान की घेराबंदी कर ली गई हो लेकिन वो हमले करने में 10 बार फिलहाल सोचेंगे, इसीलिए बातचीत का जरिया या अपनी शर्तों में भी कटौती की गई, क्योंकि हर एक ये कहा जाए उनका जो सैनिक है उसकी कीमत बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान में अगर कुछ होता है तो अमेरिका में जवाब देना होगा उन्हें। नैना जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं डालेगा। उनको अपने शहीद पिताजी, शहीद भाइयों का, शहीद बेटे का या शहीद पति का अमेरिकन फ्लैग में लिपट कर वापस आना अच्छा नहीं लगता। डेमोक्रेट्स को भी अच्छा नहीं लगता, रिपब्लिकन्स को भी अच्छा नहीं लगता। वोट कट जाते हैं अमेरिका में इस मुद्दे पर। दूसरी बात है, डोनाल्ड ट्रंप इसलिए भी फूक फूक के कदम रख रहे हैं। देखिए, दुनिया भर में 57 मुस्लिम देश हैं। इनमें से ज्यादातर मुस्लिम देश जो हैं वो फिलहाल अमेरिका की जो उनके यहाँ पर जो एम्बेसी है या इन मुस्लिम देशों की जो एम्बेसी वॉशिंगटन में है, वहां से वो अमेरिका के विदेश विभाग पर दबाव डाल रहे हैं कि अमेरिका इस वक्त पश्चिम एशिया में और ज्यादा अशांति ना फैलाए। इन मुस्लिम देशों में ऐसा तो नहीं है कि आयतुल्लाह ख़ुमैनी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, मशहूर हैं, लेकिन इन मुस्लिम देशों में काफी बड़ी तादाद में हर जगह शिया भी हैं, कहीं 10%, कहीं 15%, कहीं ज्यादा। तो सारे मुस्लिम देशों, और ये जितने शिया हैं, भारत में भी शिया बड़ी तादाद में है, पाकिस्तान में तो 15% शिया हैं। ये सब आयतुल्लाह ख़ुमैनी को अपना धर्मगुरु मानते हैं। तो सब देशों में ही मुस्लिम देश दबाव डाल रहे हैं अमेरिका के ऊपर कि और ज्यादा खुराफाती हरकत ना करें। तीसरा फैक्टर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अमेरिका के ऊपर सबसे बड़ा दबाव उसके अपने खुद के दोस्तों से आ रहा है। आज अगर वहां युद्ध छिड़ जाता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद भी ना हो, बस पर्शियन गल्फ में युद्ध छिड़ जाता है, तो दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमत जो है वो $90 प्रति बैरल, $100 प्रति बैरल, उससे ऊपर भी जा सकती है। ऐसी हालत में अमेरिका के जो मित्र देश हैं जो कि इस कच्चे तेल का बड़ी तादाद में आयात करते हैं, चाहे वो साउथ कोरिया हो, फिलीपींस हो, जर्मनी हो, यूरोप के देश हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये सारे भयभीत हैं कि $110 अगर हो गया पर बैरल कच्चा तेल तो इनकी इकोनॉमी डगमगा जाएगी। तो ये सारे अमेरिका के मित्र देश इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस की सीढ़ियों में सिर रख के दुआ मांग रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से कि आप कृपया इस युद्ध को यहीं पर शांति पर ले आइए। तो ये सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसा लग रहा है कि अपनी बात को एक तरह से ईगो पे ले रखे हैं सिरोही जी, और यही वजह है कि बाय हुक और क्रुक उनको ऐसा लग रहा है कि मिड टर्म इलेक्शन के पहले कुछ अच्छा, या फिर जितना डेंट वो कर चुके हैं अपनी छवि को और अंदर खाने वो घिरे हुए हैं, कुछ तो चीजों को सुधार लिया जाए। अब ओमान में जो बैठक होने वाली है ईरान और यूएस के बीच में, आपको लग रहा है कि उसमें कुछ फ्रूटफुल कुछ डिस्कशन होगा या फ्रूटफुल कुछ फाइनली डिसीजन होगा? अदरवाइज डिप्लोमेसी या मिलिट्री ऑपरेशन क्या यहाँ पर आपको देखने को मिलता है? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा, डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉपुलैरिटी जो है अपने होम फ्रंट पर जो है बहुत गिरती जा रही है और मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, और जिस तरीके से वहां पे आइस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए हैं उससे भी उनकी पॉपुलैरिटी गिर गई है। अब वो कुछ ना कुछ दिखाना चाहते हैं कि भाई मैंने जो है, और उनके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट वो चाहते थे कि किसी तरह रशिया और यूक्रेन की लड़ाई बंद हो जाए तो उससे उनको क्रेडिट मिलेगा, लेकिन उसका भी बंद होने के अभी कोई चांसेस नहीं नजर आ रहे हैं। तो दूसरा वो ये चाहते हैं अगर ईरान के साथ एक डील हो जाती है, पीसफुल टॉक्स हो जाती है, जिसमें जो उनकी शर्तें हैं, जो कि उनकी ये है कि 0% एनरिचमेंट, वो मुझे लगता है ईरान उसके लिए मान जाएगा। दूसरा जो उनका ये है कि प्रॉक्सीज को हथियार देना या सपोर्ट करना बंद करो, वो भी मेरे को लगता है ईरान मान जाएगा। लेकिन जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है उस पर ईरान बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि वो ही उसकी ताकत है, और अगर उससे उसकी
ताकत छीन लोगे तो फिर जो है ईरान को कोई नहीं पूछेगा, और उसको पता है कि अगर अपना अस्तित्व बचा के रखना है तो उसको अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखना पड़ेगा, और उनका जो न्यूक्लियर जो ये अपना मिसाइल आर्सेनल्स है उनको पूरा बरकरार रखना पड़ेगा। तो अगर बात अटक सकती है तो ये मिसाइल प्रोग्राम पे अटक सकती है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी पता है, जैसे पहले भी बताया गया है कि संजीव श्रीवास्तव साहब ने भी बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को पता है कि आने वाले समय में अगर लड़ाई होती है, बूट ऑन द ग्राउंड अगर नहीं होगा तो बूट ऑन द ग्राउंड के लिए उन्होंने पाकिस्तान को रखा हुआ, हो सकता है पाकिस्तान की आर्मी को इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन जब तक वहां पे रजीम चेंज होगा उसके लिए भी जो है कोई गारंटी नहीं कि रजीम चेंज होने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जो अयतुल्लाह खमैनी के जो वो है IRGC है वो पूरा का पूरा उनके यानी सिरोही जी, फिर तो ऐसा लग रहा है कि बाय हुक और क्रुक अल्टीमेटली भले ही ये सारी एक रस्म अदायगी नजर आती है और आने वाले वक्त में होगा वही जो जंग की बात है, क्योंकि खामनेई अपनी इन बातों पे नहीं मानने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या है, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है और ये बताने की कोशिश की जा रही है भाई हमने पीस टॉक भी करने की कोशिश की है, देख लो। मैं वही बता रहा हूँ नैना जी, अब अगर आप देखेंगे पोस्चरिंग के हिसाब से जो मिलिट्री पोस्चरिंग है या फोर्स की पोस्चरिंग है जो पिछले साल की और अब के साल में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर पूरी चारों तरफ से जो अपनी तैयारी पूरी की हुई है, तो जो इतना बिलियंस ऑफ डॉलर जो खर्च हो रहे हैं अमेरिका के सिर्फ लड़ाई की तैयारी में, उसकी भरपाई अगर वो वापस ये चले गए बिना जो है कुछ हासिल किए हुए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब बाय हुक और डोनाल्ड ट्रंप साहब एक इगोइस्टिक आदमी है, वो अपनी आप देखिए उनके जो भी भाषण है उसमें हमेशा जो थ्रेटनिंग लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें अपनी ईगो को जाहिर करते हैं। अभी भी जब वो पीस की टॉक कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि या तो पीस टॉक होगी नहीं तो वेरी बैड थिंग विल हैपन। तो बैड थिंग का मतलब ये है कि जो है लड़ाई होगी। तो मुझे लगता है कि ये पोस्चरिंग जिस तरीके से जो की गई है अमेरिका के मिलिट्री फोर्सेस की, उसके हिसाब से जो दे आर वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट कि किस समय स्ट्राइक करना है। और वो इजराइल ने भी कहा है कि हम आपको बताएंगे आप कब स्ट्राइक करेंगे। तो ये इस तरीके से पीस टॉक्स का तो एक बहाना है। पीस टॉक्स पिछले साल भी हो रही थी, पीस टॉक्स होने वाली थी, और उस पीस टॉक से पहले ही जो है अमेरिका ने जो है मिडनाइट हैमर के हिसाब से जो ऑपरेशन टाल दिया था। तो अमेरिका की कोई ट्रस्ट वर्दी नहीं है और दोनों के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है। तो अभी कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा, पर मुझे लगता है कि आखिर में जो है अगर इजराइल नहीं माना अपनी मिसाइल प्रोग्राम को बंद करने के लिए, तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो अटैक करेगा। ईरान अगर नहीं मानता है तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस रूप में तमाम परिस्थितियां नजर आ रही हैं करुणा शंकर उपाध्याय जी, सबसे महत्वपूर्ण बात ईरान की अपनी शर्तें हैं, अमेरिका की अपनी शर्तें हैं, सबके अपने अपने तर्क हैं। लेकिन इस बीच जो चाइना की मौजूदगी, एक रिसर्च शिप का जिक्र यहाँ पर किया गया, उसकी मूवमेंट यहाँ पर देखी गई, वो इस भूमिका को और भी गंभीर बना रहा है क्या? चीन का जो रिसर्च शिप आया है उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। वो केवल जासूसी के हिसाब से आया है, और मुझे लग रहा है कि जैसे ही युद्ध होगा वैसे ही वो वहां से खिसक लेगा। चीन खुलेआम अमेरिका के सामने ईरान की मदद नहीं करेगा, जो करेगा छिपे तौर पर ही करेगा। सैटेलाइट से भी कितनी मदद कर पाएगा अगर युद्ध होता है तो उस समय देखना होगा, क्योंकि इजराइल के खिलाफ नहीं तो फिर इस बीच चीन की भूमिका वहां पर क्या है? चीन का अगर शिप XYZ किसी भी परिस्थिति के लिए है तो उसकी क्या भूमिका है फिर? चीन का जो शिप आया हो केवल अमेरिकी युद्धपोतों की जासूसी करने के लिए आया है और ईरान को जानकारी देते रहने के लिए आया है। लेकिन अगर युद्ध शुरू होगा तो वह अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं वहां से हट जाएगा, और चीन नहीं चाहेगा कि वह दो की लड़ाई में स्वयं फंसे, क्योंकि चीन की सेनाओं के पास लड़ने का अनुभव नहीं है और चीन की सेना में यह आत्मविश्वास नहीं कि वह अमेरिका के सामने या किसी बड़ी सेना के सामने लड़ सकता है। इसलिए चीन की शिप से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। चीन ने जैसे इजराइल के साथ युद्ध के समय ईरान को सैटेलाइट सुविधाएं उपलब्ध कराई थी, जिसके कारण ईरान की मिसाइलें जो है निशाने पर गिरी थी, लेकिन वही काम क्या वह अमेरिका के साथ भी कर पाएगा? अगर अमेरिका के सामने अमेरिकी युद्धपोतों पर वह सटीक हमला करवाने की कोशिश करता है तो उसके बाद अमेरिका का जवाब क्या होगा, यह भी जो है एक चिंतन का विषय हो सकता है। दूसरी बात ये मानकर चलिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है किसी तरह से समय निकाल रहे हैं
अब इतना बड़ा साजो सामान लेकर आए हैं तो बिना युद्ध किए नहीं जाएंगे। ईरान का काफी कुछ डैमेज करने के बाद ही जाएंगे। सऊदी अरब से लेकर दूसरे खाड़ी देश अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं, और विशेष करके जो उनके तेल के कुएं हैं और जो रिफाइनरीज हैं, कहीं ईरान उन पर हमला न कर दे, इसको लेकर वह ज्यादा चिंतित है। इसी कारण से जो है उन्होंने दबाव काफी बनाया है। लेकिन इस बीच आपने देखा होगा कि अमेरिका ने बहुत बड़े पैमाने पर जहां जहां उनके बेसेस हैं वहां एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए हैं। लगातार तैनाती बढ़ी रही है, उसमें कमी नहीं हो रही है। तो इस बात का द्योतक है कि अमेरिका इस बार कुंडली मारकर यहाँ बैठा है और तय करके आया है कि वह बिना युद्ध किए नहीं जाएगा। इजराइल का भी लगातार दबाव है, क्योंकि इजराइल को सबसे बड़ा खतरा ईरान की मिसाइलों से ही है। और अगर एक मिसाइल जहां जहां मिसाइलों का भंडारण है उन ठिकानों पर अगर अमेरिका हमला करने में इजराइल के साथ मिलकर कामयाब हो जाता है, ईरान को कुछ साल फिर पीछे धकेल देगा। उससे इजराइल को कुछ समय के लिए सुरक्षा उसकी सुनिश्चित हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप वही करेंगे जो इजराइल चाहेगा। इजराइल की इच्छाओं का उनके ऊपर बड़ा प्रभाव है। और दूसरा जो ईरान का तेल भंडार है उस पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर है, जैसे वेनेजुएला पर। वही बात है ना कि करुणा शंकर जी, खासतौर से अमेरिका के लिए तो ये लगता है कि संसार में कोई भी अगर अच्छी चीज है तो उस पर वो अपना एकाधिकार जमाने की कोशिश करता है। लेकिन आशीष जी, जिस तरह से हमने अलग अलग देशों की भूमिकाओं की बात की, चीन का यहाँ पर अगर एक निगरानी या रिसर्च शिप नजर आता है, उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हो सकते हैं, इजराइल को लेकर अपने एक पर्सनल इंटरेस्ट है ही, लेकिन तुर्की का भी जिक्र यहाँ पर जरूर करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुर्की का अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, ये भी कहा जा रहा था बीच में, क्योंकि जो मैं पढ़ रही थी, ईरान के पास में लगभग 450 किलो संवर्धित यूरेनियम है और तुर्की ये चाहता था कि ईरान अपना ये यूरेनियम अंकारा भिजवा दे, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा अगर है तो उससे 40 से ज्यादा परमाणु हथियार तैयार किए जा सकते हैं। लेकिन ईरान चाहता है कि भाई अगर ऐसी परिस्थिति बनी तो वो रूस को जरूर इसको शिफ्ट करना चाहेगा। हाँ, तो इसको जहां तक जानकारी उपलब्ध है ओपन सोर्सेस से, इस ऑप्शन को ईरान ने कल किसी वक्त रूल आउट कर दिया है कि हम अपना N60 लेवल तक एनरिच्ड यूरेनियम, जिसको थोड़ा और एनरिच करके वेपनाइज किया जा सकता है, उसको कंट्री से बाहर ले जाना विल बी अ डैमेज टू आवर सोवरेनिटी, ट्रस्ट फैक्टर, इंटरनेशनल फेस। तो इसको उन्होंने कल रूल आउट कर दिया है। और इसीलिए अमेरिका ने भी इस पर्टिकुलर मामले पे अभी शायद विंडो खुली रखी है। वो कह रहे हैं कि हम इसको डी एनरिच करके और पीसफुल पर्पसेस के लिए ही यूज करेंगे। ये गारंटी देने को वो शायद कल शाम तक, जैसा कि इनपुट्स आ रही हैं, तैयार हो गए हैं। और ये भी कि उन्होंने ये हवाला दिया है कि एज अ स्टेट पॉलिसी ईरान की जो लीडरशिप है, उनके एक सीनियर ऑफिशियल ने बताया है, एज ए स्टेट पॉलिसी ईरान ये मान के चलता है कि परमाणु हथियार उनको नहीं बनाने चाहिए। इसी वजह से इजराइल ये इंसिस्ट कर रहा है कि नो न्यूक्लियर वेपन तो एक पार्ट है, नो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। हर वर्ड का नया एक मतलब होता है। शुरू में इन्होंने बोला था नो न्यूक्लियर वेपन, अब ये कह रहे हैं नो न्यूक्लियर प्रोग्राम, अबैंडन योर न्यूक्लियर प्रोग्राम, विच इज अ मच वाइडर थिंग। इसी तरह बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम समझाइए कि न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर बोला जा रहा है, हमारे लिए तो एक साधारण से शब्द है, लेकिन उसका डीप अर्थ है क्या आखिर? जी, न्यूक्लियर प्रोग्राम एनकम्पासेस एनी काइंड ऑफ एनरिचमेंट ऑफ प्लूटोनियम, यूरेनियम, जिसको मल्टीपर्पस यूज किया जा सकता है। उसी एलिमेंट को वेपनाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं, उसी को न्यूक्लियर पावर जनरेट करने के लिए, जो कि दोनों एकदम अलग अलग चीजें हैं। हाँ, उसकी जो रिफाइनमेंट होती है, उसकी जो एनरिचमेंट होती है उस यूरेनियम की, प्लूटोनियम की, वो 60 के बाद ट्राइफिकेट होती है कि वो किस पर्पस में यूज होगा, एक्सप्लोजन के लिए यूज होगा या न्यूक्लियर रिएक्टर जिससे न्यूक्लियर पावर जनरेट होता है फॉर पीसफुल पर्पसेस। इस वजह से उनका पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑब्लिटरेट कराने का एक इनिशियल डिमांड था, और उसके बाद उन्होंने स्टेप डाउन किया कि न्यूक्लियर वेपन ना रखें या एनरिच न्यूक्लियर ना रखें, यूरेनियम ना रखें, उनको बाहर शिफ्ट किया जाए। इसको ईरान ने मना कर दिया है और उन्होंने कहा कि वेपन तो हम बनाते ही नहीं है, लेकिन हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम इज फॉर पीसफुल पर्पस एंड वी वांट टू कंटिन्यू। वी आर ओके विथ योर इंस्पेक्शन टीम्स की समय समय पर आके IAEA या कोई इंटरनेशनल बॉडी इंस्पेक्ट कर ले कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम में क्या हो रहा है, क्या हम वेपनाइज करने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने पार्शियली एग्री कर लिया है, लेकिन उनका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम
उस मिसाइल के ऊपर छोटे छोटे वॉरहेड से वो इजराइल के ऊपर, देखो ये बैकग्राउंड में ना, ट्रम्प इज ट्राइंग टू ऑल्सो अलाइन विथ हिज फार राइट रिपब्लिकन्स। अमेरिका में जायोनिज्म वर्सेस इंतिफादा की जो लड़ाई चल रही है फॉर ऑल पावरफुल ज्यू स्टेट, इंडिपेंडेंट ज्यूइश स्टेट ऑफ इजराइल को रेगुलराइज कराना, उसको लेजिटिमाइज कराना, और ये जो इंतिफादा है कि फिनिश द ज्यूज फ्रॉम दिस प्लैनेट, इसके लिए रिपब्लिकन्स और फार राइट यूएस के बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और धीरे धीरे वहां के लिबरल्स या फार लेफ्ट अमेरिका में, जबकि ट्रम्प साहब ने तो लंदन के मेयर को भी कोई टेररिस्ट या कुछ बोल दिया था, उनके अपने यहाँ पे इलेना ओमार और एओसी वगैरह जो फार लेफ्ट डेमोक्रेट्स हैं, इन सारी चीजों का भी एक बैकग्राउंड बैक चैनल एक्टिविटीज हो रही हैं, जिसको ट्रम्प इज नॉट सच अ स्मॉल थिंकर, लेट अस गिव हिम। वो इस समय ईरान को अगेंस्ट द वॉल पुश कर रहा है ताकि ईरान रिटेलिएट करे, इससे वो जस्टिफाई करेंगे अपने एग्रेशन को, अमेरिका जस्टिफाई करेगा। और ये भी इनपुट कल रात को आई है, अगेन सोर्सेज आर मल्टीपल, जिसमें वो कुछ स्पेशल फोर्सेस, ग्राउंड फोर्सेस को मोबिलाइज किया है इन द गल्फ। ये हो सकता है कि वो इनको पुश करते रहें, और इसी वजह से कल रात को जो ईरान ने बोला है कि अब ये बायलैटरल होगा, बिकॉज उनको लग रहा है कि पीछे अगर वही टीम जो ईरान से बात करने वाली थी अमेरिका की, वही टीम अगर इजराइल में जाके पहले बात कर रही है, तो वो थर्ड पार्टी से इसलिए नहीं डर रहे हैं कि उसमें ओमान क्या करेगा, टर्की क्या करेगा, उनको डर है कि इजराइल की जो पॉइंट्स हैं, जो डिमांड्स हैं, क्लॉजेस हैं, वो अमेरिका अभी से इंक्लूड ना कर दे। नैना, हाँ, और देखिए यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जाए कि नजरें जो हैं वो तो 2 दिन बाद, जब 6 नवंबर को, माफ़ कीजिए 6 फरवरी को जो बैठक होने वाली है, उस बैठक को लेकर नजरें ज़रूर यहाँ पर टिकी हुई हैं कि आखिर उस दौरान क्या हो सकता है। लेकिन संजीव जी, अगर मान लीजिए 1% भी ये जो सो कॉल्ड पीस टॉक है, जिसे हम पीस टॉक ही नाम दें, ये जो सो कॉल्ड पीस टॉक है, अगर ये किसी वजह से ये कहा जाए कि उसमें सामंजस्यता नहीं बन पाती और ये फेल हो जाती है, तो क्या ट्रिगर हिट होने का वक्त आ जाएगा? क्या बहुत जो परिस्थिति जिसका हम डर, एक तरह से डर था पूरे संसार को, वो सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी? देखिए नैना जी, ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है उसके लिए एक लास्ट चांस है, अंतिम अवसर है, और बेहतर है कि वो अपने जो भी उनकी जो पॉलिसी अप्रोचेज रहे हैं, चाहे अपनी आवाम के प्रति हो, चाहे वो पूरे मिडिल ईस्ट रीजन के अन्य राष्ट्रों के प्रति हो, इजराइल के प्रति हो, अमेरिका के प्रति हो, उसमें वो बड़े बदलाव को उनको लाना चाहिए। और यदि ईरान के इस्लामिक रिजीम यदि अभी भी वो नहीं चेती, तो आने वाला जो समय है उसके लिए बहुत ही ज्यादा संकट वाला साबित हो सकता है, और ये रिजीम कोलैप्स भी कर सकती है। और देखिए, एक बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि आखिर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मिडिल ईस्ट रीजन में अनेक मुस्लिम राष्ट्र हैं, सऊदी अरेबिया भी है, यूएई भी है, बहरीन है, कतार है, लेकिन सारी समस्या ईरान से ही क्यों है? आखिर ईरान ऐसा क्या करता है? संजीव जी, एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर अरब देश में देखें तो कोई किसी के बीच में भी, जो मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनमें भी किसी के बीच में युद्ध जैसे हालात नहीं है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे इजराइल, ईरान या फिर तुर्की या बाकी देशों में, ऐसी कोई परिस्थितियां नजर नहीं आती। आखिर कुछ तो है ऐसा कि जिसको कि पूरे विश्व के लिए प्रॉब्लमैटिक है, अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए प्रॉब्लमैटिक है, और वो चीजें बहुत स्पष्ट रूप से दिखती हैं कि जिस तरीके से ईरान का जो एक अप्रोच अमेरिका के प्रति होता है, इजराइल के प्रति होता है, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू जायनिस्ट रिजीम एंड होलोकॉस्ट को वो डिनाई करते हैं। आखिर हिटलर ने इतने बड़े संख्या में 5 मिलियन की आबादी जो ज्यूज की समाप्त करने के लिए जो भी उसने साजिशें रची, उसको कौन डिनाई कर सकता है? लेकिन ईरान डिनाई करता है। ईरान पूरे जो आबादी है उसको पूरे वर्ल्ड मैप से ही मिटा देना चाहते। ज्यूज के प्रति इतनी घृणा ईरान के अंदर दिखाई देती है, और जाहिर है कि इसी वजह से इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इतनी आशंका से देखता है कि 90 लाख की आबादी वाला एक राष्ट्र, जिसको कि आए दिन एक राष्ट्र वर्ल्ड मैप से मिटाने की बात करता है, यदि उसके हाथ में अगर न्यूक्लियर वेपन आ गया तो जाहिर है कि वो किसी दिन उसका इस्तेमाल भी कर सकता है, और जो हिटलर की जो मंशा थी वो पूरी हो जाएगी, वो ईरान पूरी कर देगा। तो ये जो सारी ईरान के संदर्भ में इजराइल की जो आशंकाएं हैं, उसके रूट्स बड़े गहरे हैं, और ईरान को उसके बारे में विचार करना चाहिए। ईरान, देखिए एक बात और भी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन चलाया, और वो ईरानियन न्यूक्लियर डील से जो बाहर आए, जो प्रेसिडेंट ओबामा ने नेगोशिएट की थी,
उस समय ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया था कि आपकी ये न्यूक्लियर इनरिचमेंट को लिमिट आपने जो किया है और JCPOA जो साइन किया उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ओबामा संतुष्ट थे और जाहिर है कि ओबामा के द्वारा जो प्रेसिडेंट ओबामा के द्वारा जो ये न्यूक्लियर डील नेगोशिएट की गई थी उससे इजराइल के नेतन्याहू संतुष्ट नहीं थे और उसके बारे में उनके अपने रिजर्वेशंस थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब इससे बाहर आए तो उन्होंने एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है, याद की डिमांड नहीं है कि अपने आप बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम को लिमिट करो और अपने रीजनल बिहेवियर को सुधारो और टेरर प्रॉक्सीज को सपोर्ट करना बंद करो। ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डे 1 से कहा है, 2018 से लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आपको अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लिमिट करना पड़ेगा। आपको हमास, हिजबुल्लाह, हुती और इराक और सीरिया में यही बात तो खामनेई या उनकी तरफ से की जाती रही है। उनका कहना है कि भाई खासतौर से अगर न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें, मिसाइल की बात करें, तो एक तरफ वो कहते हैं कि वो जिस शरिया को या जिस अपनी इस चीज को फॉलो करते हैं, उन्होंने कहा कि इसको तो एक तरह से हराम बताया गया है, उसको तो पहले ही अपनी इस पूरी पॉलिसी को क्लियर कट कर चुके हैं। तो फिर इस तरह का तनाव, इस तरह की परिस्थितियां क्यों? लेकिन जी बात पूरी कीजिएगा। नहीं, देखिए नैना जी, ये जो अगर इस तरीके की बातें ईरान करेगा तो और इस तरीके की बातों पर वो एडामेंट रहेगा तो ईरान अपने लिए बड़ी मुसीबत उसने अपने दरवाजे पर बुला रखी है। इसी शो में ही ईरान से ही जो गेस्ट कनेक्टेड थे, कई पैनलिस्ट उस दौरान चर्चा में भी थे, बाकायदा उनकी तरफ से इस बारे में जानकारी यही दी गई कि भाई हम अपने इस चीज को लेकर पूरी तरह से क्लियर कट है। उन्होंने कहा हमारे लिए ये हराम है अगर हम क्रिएट करते हैं परमाणु मिसाइल या परमाणु हथियार। तो देखिए नैना जी, अब्राहम एकॉर्ड्स 2020 में डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो रिश्तेदार जॉर्ज कुशनर के द्वारा नेगोशिएट कराए गए थे और जिसके माध्यम से ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में एक संवाद की प्रक्रिया शुरू हुई थी और उस संवाद की प्रक्रिया का परिणाम ये हुआ था कि यूएई ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया, बहरीन ने रिकॉग्नाइज कर लिया, कुछ अन्य राष्ट्रों ने रिकॉग्नाइज कर लिया। आखिर अगर यूए मुस्लिम राष्ट्र और सऊदी अरबिया भी इसके बारे में विचार कर रहा था और उसके बाद हमने देखा कि हमास जो कि एक ईरानियन टेरर प्रॉक्सी है, उसने इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा जो हमला कर दिया, उसके पीछे कारण यही था कि वो नहीं चाहते थे कि इजराइल की जो बातचीत मुस्लिम राष्ट्रों के साथ बढ़े, ये अब्राहम एकॉर्ड्स आगे बढ़े, ये जो डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन चल रहा है वो आगे बढ़े। तो यदि आप क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को बढ़ाने का कार्य करेंगे तो आप युद्ध को इन्वाइट कर रहे हैं। और ईरान के ऊपर जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इतनी बड़ी तैयारी कर रखी है, वो मैंने फिर से कहूंगा ये ईरान के लिए लास्ट चांस है। ईरान यदि अपने रीजनल बिहेवियर में, अपने इजराइल के प्रति बिहेवियर में और अपने जो ये आतंकियों को सपोर्ट करने का जो बिहेवियर है उसमें अगर बदलाव नहीं करता है तो मेरा ऐसा मानना है कि इस रिजीम के लिए बड़े खतरे देखिए ना, एक तरफ खासतौर से हुती की बात है, हिजबुल्लाह की बात है, हमास की बात है, तो वो तो वैसे ही पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा डाउन हो चुके हैं। लेकिन जल्दी से यूकी देवनाथ जी मुझे इस बात को समझाइए, ईरान के लिए अगर ये आखिरी मौका है और क्या ईरान खासतौर से अगर अपनी शर्तों पर ही वो हमेशा बातचीत करना चाह रहा है, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या अभी ईरान की एसिमेट्रिक वॉरफेयर में यूएस को डैमेज करने की क्षमता नजर आती है क्या? और ऐसे में तो गल्फ के जो सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ भी निगाहें होंगी, क्या इतना सक्षम है अभी फिलहाल ईरान? नैना जी, ईरान अमेरिका की मेनलैंड को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन ईरान में इतनी क्षमता है कि वो अपने 2000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए गल्फ क्षेत्र में जो अमेरिकन डिप्लॉयमेंट्स हैं, चाहे अमेरिकन एयरफोर्स के बेस हों, चाहे अमेरिकन नेवी के बेस हों, उनको क्षति पहुंचा सकता है। जो कि उसने एक छोटा सा नमूना ट्रेलर पेश कर दिया था पिछले साल जून में, जब ईरान ने अपने एक जमीन से जमीन पर मार करने वाली एक सिंगल मिसाइल को कतार में यूएस एयरफोर्स के बेस पर फायर किया था और यूएस एयरफोर्स उस एक सिंगल मिसाइल को नहीं रोक पाई। अब सवाल उठता है कि ईरान ऐसा क्यों करेगा? ईरान कभी नहीं चाहता कि वो अमेरिका से युद्ध करे, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान इस बार भी पहला हथियार अमेरिका की तरफ फायर नहीं करेगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। पहला हथियार क्या अमेरिका फायर करेगा आज की तारीख में, उसमें भी संदेह है कि अमेरिका क्या, क्योंकि देखिए पेंटागन, CIA, व्हाइट हाउस, उनको पता होना चाहिए ना एम क्या है। ईरान पर अगर ईरान के मिलिट्री प्रतिष्ठानों पर अगर वो 200 बॉम्ब गिरा देंगे तो हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। कि अगर वो ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर 400 बॉम्ब गिरा देंगे तो हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं। वो तो उन्होंने पिछले साल जून में कर चुके हैं ना। 12 दिन तक इजराइल की एयरफोर्स ने हमले किए, 12वें दिन
छः सात सात B-2 बॉम्बर्स ने हमले किए। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ईरान वही का वही है, आयतुल्लाह ख़ुमैनी वहीं पर हैं। तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है इस युद्ध का? प्रिंसिपल ऑफ वॉर में हम हमेशा कहते हैं कि सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। अमेरिका ने एम क्या रखा है, व्हाइट हाउस को आज तक नहीं पता, पेंटागन कंफ्यूज्ड है। एम एक ही था जो कि हाथ से वो घड़ी निकल चुकी है। एम था ईरान में सत्ता परिवर्तन, आयतुल्लाह ख़ुमैनी को देश छोड़कर रूस भागने के लिए मजबूर करना। हाँ। लेकिन जब आईआरजी ने ईरान की आम जो जनमानस थी, जो सड़कों पर विद्रोह कर रही थी, बसों में आग लगा रही थी और सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला कर रही थी, एक बार जब आईआरजी ने उनको कंट्रोल में कर लिया तो सत्ता परिवर्तन की सारी बात तो बैकडाउन में चली गई। और यूकी देवना जी, एक तरह से ये मौका था खासतौर से अमेरिका के लिए, क्योंकि अभी जिस तरह से घेराबंदी की गई और तो कुछ वजह नजर नहीं आती कि ईरान ने अमेरिका पर हमला कर दिया या ऐसी कोई परिस्थिति हो गई। लेकिन ये इसी के फिराक में कहीं ना कहीं अमेरिका था, वही मौका अब हाथ से निकल चुका है। और हमेशा शांति की बात कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, पीस प्लान की बात करते हैं, और तो क्या वो युद्ध को यहाँ पर न्योता देंगे, ये भी अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। 2 दिन बाद मुलाकात होने वाली है, वो मुलाकात वाकई फ्रूटफुल होगी या फिर युद्ध का ट्रिगर दबाएगी, ये देखने वाली बात है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।